बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे अब तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं बच्चों, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं। मतलब हमने अमाउंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले ये समझो आप। मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये एक चार्ज बॉडी है। ये क्या करेगी, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेती है ना, अपने स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करती है। कैसा फील्ड क्रिएट करती है कि कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इसके पास आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन। फिर से समझो, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है। ये क्या करेगी, अपने चारों तरफ अपने एरिया में अपने स्पेस में एक फील्ड क्रिएट कर देगी। कैसा फील्ड क्रिएट करेगी कि दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इसके पास आएगा तो वो अगर इसके फील्ड में आते ही वो क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे बचपन में आप लोगों ने मैग्नेट पढ़ा होगा। वैसे तो ये वाली चीज हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बट आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे आप चार्ज को तो देख नहीं सकते, बट मैग्नेट तो आपने यूज किया होगा कि मान लो हमारे पास ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट जब उसके पास दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं तो कुछ दूरी पे हमें फोर्स फील होता है ना, या तो ये इसके पास जाने की कोशिश करता है या फिर दूर जाने की, या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन। मैग्नेट के साथ हमने देखा हुआ है। वैसा ही सेम रिपल्सन थोड़ा किस केस में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में होता है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डेफिनेशन लिखते हैं, अपने नोट्स निकाल लो। क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए रीजन इन स्पेस around a charged particle around a charged particle in which another charged particle experiences electrostatic force। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज electrostatic force per unit positive test charge। इसका क्या मतलब है, देखो मान लो हमने एक चार्ज ले लिया, मैंने एक ये चार्ज ले लिया Q। ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ अपने स्पेस में क्या क्रिएट कर देगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा कि दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर इसके पास आएगा तो वो क्या फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। अब हमें जानना है कि ये वाला पार्टिकल किसी डिस्टेंस, ये वाला चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस r पे, ये वाला पॉइंट हो गया P, इस P पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r पे कितना फील्ड क्रिएट करेगा। हम फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस P पॉइंट पे हम एक चार्ज रख देंगे Q नोट, और इस Q नोट को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज।
और जो ये Q है इसको बोलेंगे हम सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं कि इसकी वजह से कितना फील्ड होगा P पॉइंट के ऊपर, किसी डिस्टेंस R के ऊपर कितना फील्ड होगा, ये इस चार्ज को बोलेंगे हम सोर्स चार्ज। अब ये जो हमने Q नोट रखा है P पॉइंट के ऊपर, ये Q नोट इतना स्मॉल होगा, ये क्यू नोट होगा P पॉइंट के ऊपर है ये क्यू नोट इतना स्मॉल होगा कि इस क्यू नोट की वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्या बोल रही हूं मैं, अगर मैंने ये वाला चार्ज बड़ा ले लिया, मान लो ये वाला चार्ज बड़ा ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना फील्ड बना देगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये वाला चार्ज इसको क्या कर देगा, रिपेल करेगा, है ना। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये देखना है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल P पॉइंट पे कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये क्यू नोट होगा, ये हम बहुत ज्यादा स्मॉल लेंगे कि इसका कोई भी फील्ड यहाँ पे ना आए, इसका फील्ड लगभग नेग्लिजिबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्यू नोट लेते हैं, ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और लिखते हैं, लिमिट, क्यू नोट की लिमिट क्या होगी, क्यू नोट टेंड्स टू 0। क्यू नोट होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे हम इसकी वेक्टर साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity. सेकेंड, अब इसकी यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या आएगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट क्या आएगी इसकी यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। इसकी एक यूनिट और होती है बच्चों, सॉरी, न्यूटन पर कूलम, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक यूनिट और होती है बच्चों, वो होती है वोल्ट पर मीटर। वो पोटेंशियल की वजह से आती है, वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर। तो वो पोटेंशियल की वजह से आएगी, जब वो पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको समझाएंगे। इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन ऊपर हमारे पास फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, नीचे कूलम है तो कूलम की डायमेंशन होगी, चार्ज की डायमेंशन होगी AT। ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक में जाना था। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हो गई, MLT-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो यहाँ पे इस टाइम हमने क्या देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और उसकी यूनिट क्या होगी, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायमेंशन देख ली है। अब बात करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फिर किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन सीखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक चार्ज है, डायरेक्शन, मान लो बच्चों मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्यू नोट ले लिया मैंने, किसी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस R डिस्टेंस पे मैंने क्यू नोट चार्ज रखा था, और ये वाला क्यू नोट चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना। ऐसे ही हम ऊपर भी ले सकते हैं कि चारों तरफ कहीं भी ले लो, है ना, चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर नीचे इधर इधर, नहीं, चारों तरफ, इधर भी 3D में इमेजिन करो इसको, है ना। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती बट ये 3D में होता है, जैसे जैसे एक बल्ब होता है ना, बल्ब वो क्या करता है, चारों तरफ अपनी लाइट फैला देता है, उसी टाइप से चार्ज होगा।
यहाँ पे क्या आएगा, r डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर Q नोट रखेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। इधर रखेंगे r डिस्टेंस पे तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। यहाँ पे रखेंगे Q नोट r डिस्टेंस पे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली, है ना, रिपेल करेगा इसको। तो यहाँ ऐसे ही सेम आएगी हमारे पास नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए डायरेक्शन क्या आती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप लोगों को बार बार क्यू नोट रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ये आएगी टुवर्ड्स द चार्ज। किसी भी डायरेक्शन में ले ले, ये क्या आएगी, टुवर्ड्स द चार्ज। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। एंड ये क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ये तो बात हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी। अब बात करते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक नेगेटिव, मतलब दो अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं। फिर बात करेंगे कि दो लाइक चार्जेस रखे हुए हैं। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं तो डायरेक्शन क्या आएगी, मैंने यहाँ पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने रख दिया एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, ये आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड नेगेटिव की वजह से क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। अब इस रीजन में क्या आएगी, है ना, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज है, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये ऐसे चला जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ये ऐसे गया हमारे पास टुवर्ड्स द चार्ज। ये आ गई हमारे पास, अगर दो अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं तो डायरेक्शन क्या आएगी। अब बात करते हैं कि मेरे पास दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। ये मैंने ले लिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव ले लिया और ये भी पॉजिटिव ले लिया, या फिर आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, 1 सेकेंड, इनके बीच में होगा एक न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, दोनों चार्जेस सेम होते हैं तब, अलग अलग होते हैं अगर वैल्यू कम होती है तो जो छोटे वाला चार्जेस होता है, जो छोटे वाला चार्ज होता है उसकी साइड होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो अभी दोनों चार्जेस मैंने सेम लिए तो बिल्कुल ही बीच में आ गया न्यूट्रल पॉइंट। अब पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, चारों तरफ यही आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर भी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। अब यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा था और नेगेटिव पे एंड हो गया। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे बच्चों जो डायरेक्शन है यहाँ पे आएगी वो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या करेगी, इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज और इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे फील्ड होगा वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और फील्ड लाइंस इस टाइप से चली जाएंगी। सेम यहाँ पे होगा हमारे पास, फील्ड लाइंस आ गई वो ऐसे आ गई। तो ये आ गया हमारे पास दोनों लाइक चार्जेस की वजह से, है ना। आप नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी करके देखना, सेम ऐसे ही बनेगी। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों को क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा लेना है, मान लो एक मैंने 2Q ले लिया, और एक पॉजिटिव चार्ज लेना है छोटा, एक मैंने Q ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव लिए मैंने। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, उनकी डायरेक्शन क्या आएगी, है ना। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं पे यहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे जो
प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करके देखना है। अब बात करते हैं एक रोड की। अगर मेरे पास एक रोड है, ये मैंने ले ली एक रोड, ये एक रोड ले ली हमने। इस रोड की वजह से मान लो इस रोड के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी है। ये मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, वो क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज, हर जगह पे क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। सेम इधर आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये आ गई हमारे पास एक रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। अब तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उससे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा बच्चों, हमने अभी तक देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, इसके किसी आर डिस्टेंस पे मुझे निकालना है इस पी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्यू नोट चार्ज रख लिया। इस क्यू नोट चार्ज की वजह से यहाँ पे, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक क्यू नोट चार्ज रख लिया इस पॉइंट की। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या आएगा हमारे पास, फोर्स आएगा के, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था कूलम्स लॉ की वजह से, के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इन दो इस फोर्स से क्यू नोट को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बार बार आप लोगों को ये क्यू नोट रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are straight or curved lines so that tangent to it at any point gives the direction of electric field.
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रही हूँ बच्चों मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर ये कर्व लाइंस भी होती है। क्या होती है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें डायरेक्शन पता करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई। जैसे अभी हमने किया था, इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइंस थी तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली है ना, इसमें ये वाली डायरेक्शन हो गई। ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें डायरेक्शन ये वाली हो गई, इसमें ये हो गई, इसमें ये वाली हो गई। कर्व लाइंस है ना, ये देखो ये इसमें कर्व लाइन है, ये इसमें कर्व जा रहा है ना, ये कर्व लाइंस है, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई है ना। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। कर्व होंगी तो उसमें क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये हमारे पास एक कर्व लाइन है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। ये हो गया मेरे पास एक पॉइंट, मुझे बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है ना, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। कैसा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसको बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस पॉइंट पे के ऊपर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे बताना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और ये बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे वैसे भी हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब कैसी होंगी, दोनों लाइक चार्जेस है तब कैसी फील्ड लाइंस होंगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। क्या होंगी, ये स्ट्रेट लाइन होंगी या फिर कर्व होंगी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अगर वो कर्व लाइन है तो वहां पे क्या आएगा, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है ना। जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है किसी चार्ज की वजह से, तो ये क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी है ना। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी कि यहाँ से स्टार्ट हुई फिर यहाँ एंड हो गई फिर कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट हो गई, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगी। ये कैसी होंगी, ये कंटिन्यूअस लाइंस होंगी। तो लिखते हैं फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होंगी बट क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। जैसे आगे हम पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। सेकंड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे अभी मैंने बता दिया वैसे ही भी फिर से लिख देते हैं, टेंजेंट टू इट gives the direction of electric field। टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन
intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब समझो, मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी मैंने ले ली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब इनका जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट आ गया ये वाला, है ना, ये वाला आ गया कॉमन पॉइंट। जब जो जो हमारे पास ग्रीन वाली लाइन है, इसकी वजह से जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये वाली आ गई, एंड ये वाली डायरेक्शन आ गई, एंड जो पिंक वाले की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो आ गई ये वाली। 1 सेकेंड रुको, पिंक की वजह से आ गई डायरेक्शन ये वाली। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली डायरेक्शन आ गई, ये आ गई हमारे पास ग्रीन वाले की वजह से। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हमारे पास दो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक तो ये वाली डायरेक्शन आ गई और एक ये वाली डायरेक्शन आ गई। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। बिकॉज at a point two direction of electric field is not possible. दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to the surface of conductor. Surface of conductor. मान लो बच्चों ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ये एक स्फीयर है, ये हमारे पास है कंडक्टर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या आएगी, परपेंडिकुलर। इधर किया तो ये भी आएगी परपेंडिकुलर, यहाँ पे किया तो ये भी परपेंडिकुलर आनी चाहिए, है ना, कि कहीं भी ड्रॉ करो वहां पे क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर आएगा, है ना। यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ये भी परपेंडिकुलर, इधर कर दिया ये भी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। अगर हम कोई नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया एक नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगी, इस पॉइंट पे लगाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये आ गई हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, लिखती हूँ दो प्रॉपर्टी साथ लिखते हैं, वैसे तो मैंने समझा दिया वो, लेकिन लिख दे देते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract longitudinally. Due to unlike charges. And last property आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू लाइक चार्जेस। ठीक है बच्चों, ये मैंने वैसे समझा दिया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना, ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और लाइक चार्जेस की वजह से क्या हो गई, रिपेल हो गई, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाया और ये लाइंस इस टाइप से चली गई, है ना, प्रेशर लगा के ये ऐसे चली गई। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ ली है। एक टॉपिक थोड़ा सा अलग से है, वो हर जगह पे यूज होगा हमारे पास, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी यूज हुआ है। आप लोगों ने 11th क्लास में भी इसको यूज किया होगा। वहां पे आप लोगों ने मास डेंसिटी के नाम से याद किया होगा, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से आपने सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, है ना। कुछ मान लो हाफ रिंग का निकाला होगा, हाफ डिस्क का निकाला होगा, तो ये निकालेंगे कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आएगा, तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। फर्स्ट आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा किसी भी एक लाइन की वजह से, जैसे मैंने वायर ले ली। सरफेस आएगा किसी भी एक एरिया की वजह से, जैसे मैंने एक प्लेट ले ली, है ना, स्क्वायर प्लेट ले ली या फिर कोई सर्कुलर प्लेट ले ली, उसकी वजह से, एरिया की वजह से आएगा। थर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता लगता है इनके वॉल्यूम की वजह से जो आएगा, है ना। जैसे एक स्फीयर ले लिया, जैसे ये एक रूम हो गया, है ना, इसका वॉल्यूम होगा, तो इसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट आएगा हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं। इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा। ठीक है, ये क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोटी सी एक लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में कितना, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आता है, वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो मैंने एक ये वायर ले ली, ये होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली, ये मैंने ले ली एक वायर, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने ले ली L और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। अब जो सिग्मा सॉरी जो हमारे पास जो हमारे पास लैम्डा आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसमें एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा चार्ज ले लिया, इतने से रीजन में छोटा सा चार्ज ले लिया, जिसको मैंने बोल दिया dq, एंड इस चार्ज की जो लेंथ है, ये जो छोटी सी लेंथ है, ये जो इतनी सी लेंथ है, इसको मैंने बोल दिया dl। तो इसको ये भी लिख सकते हैं dl लेंथ में कितना चार्ज है ना, dl लेंथ में कितना चार्ज है, तो इसको dq बाय dl भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेम हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जल्दी जल्दी करते हैं उनको। सेकंड हमारे पास आ गई, सेकंड आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी,
इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा क्या होगा, सरफेस से पता लग रहा है हमारे पास कोई ना कोई सरफेस होगा। क्या ले लिया मैंने, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ये मैंने ले लिया एक, मान लो ये मैंने एक स्क्वायर प्लेट ले ली, या फिर इसको बोल देते हैं ये मैंने एक डिश ले ली, है ना, ये मैंने एक डिश ले ली। यहाँ पे इसकी रेडियस आर है, इसमें कितना चार्ज है, कैसे लिखेंगे, सिग्मा को हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट। मान लो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, और जो इसका एरिया है, एरिया मैंने मान लिया ए, तो इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे इसको मैंने डी क्यू बाई डी एल लिखा था कि डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, इसको भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका एरिया मैंने बोल दिया डी ए, और इस एरिया में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी ए, कि डी ए एरिया में कितना चार्ज है, वो आ गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक और बचती है, थर्ड बचती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका भी साफ पता लग रहा है किसकी वजह से आएगी, ये वॉल्यूम की वजह से आएगी। मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम के नाम पे मैंने ले लिया एक स्फीयर ले लिया, ये मैंने ले लिया एक स्फीयर, इसमें पूरे में ये भरा हुआ है ना, ये क्या है, एक स्फीयर है। वॉल्यूम तो ऐसा होगा ना जैसे ये रूम हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड ले लो, स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, कोन ले लो, ये सब क्या होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा इनमें, है ना। तो ये हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी सिग्मा से तो इसको कर दिया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। तो यहाँ से हमारे पास रो किसके इक्वल आ गई, मान लो इसका जो इसमें जो चार्ज है वो क्यू है, और जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है वो मैंने ले लिया v। तो इसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर इसको सेम वैसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम मान लिया, जिसका वॉल्यूम ले लिया मैंने dv, और इस वॉल्यूम में चार्ज है dq। मान लो ये एक रूम है ना, इसमें यहाँ पे मैंने छोटा सा एक वॉल्यूम मान लिया, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम मान लिया, इस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है इसको मैंने dv नाम दे दिया, और जो इसमें चार्ज इनक्लोज्ड है उसको मैंने बोल दिया dq। तो इसको लिख सकते हैं dq बाय dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि dv वॉल्यूम में, dv वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड था हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यूज कैसे करेंगे इसको, यूज कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, एक रिंग की वजह से, जैसे जो रिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, है ना, उसमें चार्ज होगा वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। वैसे तो चार्ज होता है वो जो चार्ज होता है वो हमारे पास कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। लेकिन हम कॉन्टिन्यूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चार्ज है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे से सटा हुआ है चार्ज, इसलिए हमने उसको कॉन्टिन्यूस बोल दिया। इसको यूज कैसे करेंगे, मान लो हम एक रिंग के लिए करेंगे, तो वहां पे हम एक छोटा सा, किसी के लिए भी करो आप, रोड के लिए करो या रिंग के लिए करो या किसी वॉल्यूम स्फीयर के लिए करो, हम एक छोटा सा dq ले लेंगे, उसमें उस dq लेंथ में हम निकालेंगे उस dq की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस dq की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि देखो बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमारे पास मान लो एक रोड है, रोड की वजह से निकालते हैं। अब हम रोड की वजह से, मान लो यहाँ पे Q है, इसमें किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वाली डिस्टेंस है ये r है। अब
इस ये जो चार्ज है इस पॉइंट के लिए हम कौन सा चार्ज लेंगे, इसके ऊपर तो पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ना, ये तो कॉन्टिन्यूस है। क्या हम ये वाली डिस्टेंस ले, ये वाली ले, ये वाली ले, ये वाली ले, नहीं, इसको सिंपली नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे, ये डी क्यू चार्ज ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया, ये डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकाल लेंगे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी क्यू चार्ज की वजह से, के डी क्यूब डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस होगी कुछ आर डैश, ये भी निकाल लेंगे आर डैश, है ना, आर डैश का स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कि इस डी क्यू की चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आया उसको इंटीग्रेट कर दो, तो इस पूरे रोड की वजह से कितना फील्ड आएगा वो निकाल लेंगे। सेम हमारे सिलेबस में जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, सेम ऐसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, या फिर ऑन द एक्सिस ऑफ ए, एक्सिस पे निकालते हैं, एक्सिस सेंटर पे भी फिर निकल ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ये मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग ले ली, ये मैंने एक रिंग ले ली, ये मैंने एक यहाँ पे एक रिंग ले ली, ठीक है। इस रिंग की वजह से किसी कुछ दूरी पे एक्सिस पे, इसकी एक्सिस क्या होगी, जैसे ये रिंग हो गई तो इसकी एक्सिस ये होगी, है ना, ये रिंग हो गई तो इसकी एक्सिस ये होगी, इधर ऐसे एक्सिस होगी, तो इसकी एक्सिस पे ये इसका सेंटर हो गया, इसकी एक्सिस पे किसी डिस्टेंस x के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाल लें। ये कोई पॉइंट हो गया P, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, इस P पॉइंट के ऊपर इस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है ना, इस रिंग को ऐसे रखा हुआ और ऐसे एक्सिस पे हम निकाल रहे हैं फील्ड, ठीक है, इस टाइप से निकाल रहे हैं। इसको हमने ऐसे नहीं रखा है, इसको हमने ऐसे नहीं रखा है, इसको हमने ऐसे रखा है और यहाँ पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। इस पॉइंट की के ऊपर इस एक्सिस की वजह से कितना फील्ड होगा, तो यहाँ पे ये रिंग है, इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा उससे। इस पूरी रिंग के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पूरी रिंग के ऊपर मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, और जो इसकी रेडियस दी हुई है वो हमें दी हुई है आर दी हुई है, ठीक है, इसकी रेडियस हमें आर दी हुई है। किसी डिस्टेंस x के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सिंपल तो नहीं कर सकते, है ना, सिंपली तो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये मेरे पास हो गया डी क्यू, ठीक है, ये मैंने ले लिया डी क्यू, यहाँ पे एकदम छोटा सा ये मैंने ले लिया डी क्यू, ठीक है। इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो ये वाली होगी ना, डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली होगी, और इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको नाम दे दिया मैंने डी नाम दे दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, है ना, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, है ना, इसको भी मैंने डी नाम दे दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी डी क्यू लिया था और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, चार्ज डी क्यू चार्ज ले लिया, सेम चार्ज लिया है। अब ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये वाला एंगल भी सिमेट्री से थीटा हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये अपोजिट वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इनको क्या कर दो, रिजोल्व कर दो, है ना, कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास आएगा डीई साइन थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा डीई
कोस थीटा। इस डीई का इधर कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा, और इस साइड कंपोनेंट आएगा इसका डीई कोस थीटा। अब डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर आया है ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इसी साइड आया है। तो इसका क्या कर देंगे, डीई कोस थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर डीई कोस थीटा। या मैंने 2DE क्यों नहीं लिया, 2DE कोस थीटा भी ले सकते हैं, पर उसकी तब हमारे पास क्या आएगा, जो हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, वो 0 से क्या आ जाएगा, q/2 है ना, क्योंकि हमने दो चार्ज तो पहले ले लिए है। 2DE कोस थीटा लिखेंगे तो एक इधर होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके हमारे पास 0 से q/2 आएगा। अगर DE कोस थीटा लेते हैं तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी वो सिर्फ एक चार्ज लिया है जिसकी वजह से DE कोस थीटा है, तो वहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी वो 0 से q आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो DE कोस थीटा, वैल्यू पुट कर दो। पहले DE निकाल लेते हैं, DE क्या होगा, है ना, DE निकाल लो पहले। DE क्या होगा, DE आएगा इस DQ चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q की वैल्यू क्या है, DQ डिवाइडेड बाई r²। ये मैंने वाली है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली होगी, डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, क्या आएगी r की वैल्यू, r की वैल्यू आ गई हमारे पास √r² प्लस x²। वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ओवर k dq डिवाइडेड बाय r²। कोस थीटा क्या आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, क्या आएगा कोस थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस x है और हाइपोटेन्यूज r है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r है। ठीक है, ये हमारे पास DE की वैल्यू आई है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ओवर k dq, या फिर ये लिख सकते हैं kx dq डिवाइडेड बाय r³। यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, लिमिट कहाँ लगा देंगे, dq की लिमिट आएगी 0 से q, है ना, लिमिट आ गई 0 से q, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, q लिख देते हैं। q क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो यहाँ से DE किसके इक्वल आ गया मेरे पास, सॉरी E किसके इक्वल आ गया मेरे पास, kx/r³ बाहर आएगा, kx/r³। अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ओवर dq, कहाँ से कहाँ, 0 से q। वैल्यू पुट कर दो, k x की वैल्यू तो x ही है, r की वैल्यू पुट कर दो, इसका क्यूब मतलब r² प्लस x² की पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। ये इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, एक्सेज के ऊपर कितना आ गया, kqx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप निकाल के देखेंगे, ये डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अगर सेंटर पे निकालना होगा तो ये x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, तो सेंटर पे भी निकाल सकते हैं, एट सेंटर। सेंटर पे क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, kqx डिवाइडेड बाय r² की पावर 3/2 मतलब r³। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेंटर के ऊपर। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये भी x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख दो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है सेंटर के ऊपर, है ना, डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एट सेंटर। सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है किसी भी एक सर्कुलर रिंग की वजह से।
ठीक है बच्चों, इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे सेंटर के ऊपर, तो हमें पता ही है ना। ये मान लो ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने एक रिंग ली, इस रिंग के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो। और मैंने बताया था कि सेंटर के ऊपर किसी भी एक सिमेट्रिक बॉडी में सेंटर के ऊपर क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। फोर्स जीरो होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, इधर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से इधर, है ना। ऐसे ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज इधर है वही सेम चार्ज इधर है। तो ये इधर वाला चार्ज उधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस के ऊपर आप लोगों को आना भी चाहिए ये इसका डेरिवेशन भी, और ये पता भी होना चाहिए कितना होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होगा जब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब तक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डायपोल स्टार्ट करेंगे, बड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम एक्सिस की वजह से डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी डायपोल पे, है ना। डायपोल पे एक्सिस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, थैंक यू, बाय।